दी ओपन माइक केस इस नए सत्र में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी। हम लोग अक्सर दुनिया भर की बड़ी बड़ी घटनाओं पर या मतलब अर्थव्यवस्था और तकनीक की बात करते हैं, लेकिन आज हमारी ये गहन चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो जो हमारे अपने घरों से जुड़ा है, हमारी अपनी जीवन शैली और समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी परिवार से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो आज हम एक बेहद दुखद और संवेदनशील घटना का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी। ये घटना बेंगलुरु की है, जहां 35 वर्षीय पूर्व आईटी इंजीनियर सुषमा की जान चली गई। ये सच में एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। असल में आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे घर के चार दीवारी के भीतर पलने वाले छोटे मोटे विवाद, जो बाहर से दिखते भी नहीं है, बिल्कुल, जिन पर शायद बाहर से देखने वालों का ध्यान भी न जाए, वो अचानक एक बड़े और जानलेवा संकट में कैसे बदल जाते हैं। जो तथ्य और जानकारियां सामने आई हैं, वो इस बात की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। इस पूरे घटना का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब जब हम बेंगलुरु जैसे शहर की बात करते हैं तो दिमाग में एकदम से आधुनिकता और विकास की तस्वीर उभरती है। आईटी हब है आखिर। बिल्कुल। और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुषमा 35 साल की थी और वो किसी समय डेल जैसी जानी मानी और बड़ी आईटी कंपनी में काम कर चुकी थी। डेल मतलब एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नाम। जी। और उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके पति का नाम पुनीत कुमार है और इस दंपति का एक 4 साल का बेटा भी है। तो बाहर से देखने पर मतलब ये एक आम और सफल शहरी परिवार की ही तस्वीर लगती है। ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर जो चल रहा था उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। यहाँ जो बात सबसे अहम है वो ये है कि हम इस बदलाव को समझें। किस तरह का बदलाव? एक स्वतंत्र कामकाजी महिला जो पूर्व आईटी प्रोफेशनल थी, उसका जीवन जब एक घरेलू माहौल में बदलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। डेल जैसी कंपनी में काम करने का मतलब है कि उस इंसान के पास एक पेशेवर पहचान थी, आर्थिक स्वतंत्रता थी। जी, और एक ऐसा माहौल था जहां उनके कौशल को, उनकी बौद्धिक क्षमता को मापा और सराहा जाता था। दफ्तर में भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। एकदम स्पष्ट। लेकिन जब कोई मतलब पेशेवर दुनिया छोड़ के पूरी तरह से घरेलू ढांचे में आ जाता है, हाँ, तो सफलता के वे स्पष्ट पैमाने अचानक से गायब हो जाते हैं। ये विरोधाभास ही इस मामले को इतना जटिल बनाता है। सही कहा। एक तरफ आपका कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव है, जहां एक ढांचा है, काम करने के स्पष्ट नियम हैं, और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो उसे सुलझाने के लिए मानव संसाधन या एचआर विभाग होता है। बिल्कुल। लेकिन घर की चारदीवारी में वहां कोई एचआर नहीं होता, कोई शिकायत पेटी नहीं होती। हाँ, घर में नियम अक्सर अलिखित होते हैं और देखा जाए तो कई बार पीढ़ियों से चली आ रही सत्ता और नियंत्रण की सोच पे टिके होते हैं। जी, और ये एक मनोवैज्ञानिक सफर है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का मामला नहीं है। तो क्या ये अपनी पूरी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया है? बिल्कुल, और ये बहुत थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है। जब किसी व्यक्ति की पेशेवर पहचान पीछे छूट जाती है तो वो घर के भीतर अपनी नई भूमिका में सार्थकता तलाशने की कोशिश करता है। और यहीं पर टकराव शुरू होता है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात निकल कर आई है, हाँ, पुलिस के तथ्य क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इस घर में छोटी छोटी बातों पर अक्सर बहस होती थी। छोटी छोटी बातों पर? जी, ये कोई एक दिन का विवाद नहीं था। और उन छोटी छोटी बातों पर ही हमें गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि मतलब एक घर में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे ही। हाँ, इसे बहुत सामान्य मान लिया जाता है। बिल्कुल, इन बातों को बहुत सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, एक स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए दिन रात की ये छोटी छोटी रोक टोक और बहस किस तरह का मानसिक बोझ बन सकती है? बहुत भारी बोझ बन सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पत्थर पर लगातार पानी की बूंदें गिर रही हों। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। एक बूंद से शायद कुछ ना हो, लेकिन महीनों और सालों तक एक ही जगह पर गिरने वाली बूंदें उस मजबूत पत्थर को भी अंदर से खोखला कर देती हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे माइक्रो स्ट्रेसर्स कहा जाता है। माइक्रो स्ट्रेसर्स यानी सूक्ष्म तनाव। जी, ये रोजमर्रा के ऐसे छोटे छोटे विवाद या ताने होते हैं जो अपने आप में इतने बड़े नहीं लगते कि कोई बाहरी व्यक्ति उन पर ध्यान दे या पुलिस को बुला ले। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब ये जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं तो इंसान की सोचने, समझने और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं।
और इससे बहस होने का मतलब ये भी है कि घर में संवाद की जगह संघर्ष ने ले ली थी। सही कहा। और ये संघर्ष इंसान को लगातार बचाव की मुद्रा में रखता है, जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। यह मामला सच में बहुत ध्यान देने योग्य हो जाता है, जी। क्योंकि इस पूरी घटना में जो सबसे ताज़ा और तात्कालिक विवाद सामने आया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। आप सोमवार वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, सोमवार के दिन सुषमा और उनकी सास कल्पना के बीच जो विवाद हुआ उसका मुख्य कारण खाना पकाना था। खाना पकाना? बाहर से सुनने में ये कितना साधारण लगता है ना? बहुत साधारण। कोई भी सोच सकता है कि क्या सच में रसोई के एक छोटे से विवाद पर जान जा सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सुषमा के परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि सास कल्पना उन्हें खाना नहीं बनाने देती थी और लगातार प्रताड़ित करती थी। आमतौर पर जो घरेलू कहानियां सुनने को मिलती हैं, उनमें बहुओं पर घर का सारा काम थोप दिया जाता है। यहाँ आरोप यह है कि उन्हें रसोई में काम करने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी। इस विपरीत स्थिति को कैसे समझा जाए? इस स्थिति को समझने के लिए हमें घर के भीतर मौजूद पदानुक्रम को और नियंत्रण को समझना होगा। पदानुक्रम मतलब जो हायरार्की होती है? बिल्कुल। ये सिर्फ खाना पकाने या न पकाने का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में सत्ता और अधिकार क्षेत्र का मामला है। अच्छा। पारंपरिक भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में रसोई को घर का केंद्र माना जाता है। रसोई पर जिसका नियंत्रण होता है, आमतौर पर घर के संसाधनों और दैनिक निर्णयों पर भी उसी का नियंत्रण माना जाता है। यानी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि वो घर की राजनीति और सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र है। एकदम सही। एक सास के लिए जिसने शायद अपने जीवन के कई साल उस रसोई को चलाने में लगाए हों, अपना एकाधिकार स्थापित करने में लगाए हों। जी, तो किसी नई महिला का आना उस सत्ता में हिस्सेदारी की तरह महसूस हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब सुषमा के परिवार का ये आरोप सामने आता है कि उन्हें खाना नहीं बनाने दिया जाता था, तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि उन्हें उस घर के एक महत्वपूर्ण हिस्से से बेदखल किया जा रहा था। ये एक तरह का संदेश है कि इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ वो महिला है जिसने कॉर्पोरेट जगत में काम किया है, प्रोजेक्ट संभाले हैं, फैसले लिए हैं जी, और दूसरी तरफ उसे ये महसूस कराया जा रहा है कि वो अपने ही घर की रसोई में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना भी नहीं सकती। ये एक अदृश्य जंजीर की तरह है। हाँ, इंसान को काम करने से रोकना भी उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब किसी भी इंसान को लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो अपने ही घर में कोई फैसला नहीं ले सकता, तो वो खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करने लगता है, फंसा हुआ महसूस करता है। जी, ये अलगाव की भावना पैदा करता है। व्यक्ति को लगता है कि वो उस परिवार का हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। और जब ये एहसास दिन रात हावी रहने लगे, तो वो एक ऐसे अंधेरे कोने में धकेल दिया जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। और शायद यही वो अंधियारा कोना था जिसने इस कहानी को इसके सबसे दुखद मोड़ पर ला खड़ा किया। जी, मंगलवार के दिन सुषमा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये बहुत ही दुखद है। 35 साल की एक पढ़ी लिखी महिला का इस तरह से हार मान लेना केवल एक परिवार का नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन सभी व्यवस्थाओं पर जो ऐसे तनावों को बस घर की बात कहकर खारिज कर देती हैं। ये एक अत्यंत हृदय विदारक अंत है। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समर्थन की कमी किस तरह किसी इंसान को जीवन समाप्त करने के उस अंतिम निर्णय तक ले जा सकती है। जब घर के भीतर का माहौल इतना दमघोटू हो जाए कि एक इंसान को ये लगने लगे कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये केवल उस परिवार की विफलता नहीं है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जी, इस दुखद अंत के बाद जो कानूनी और पुलिस की कार्रवाई हुई है, वो एक बिल्कुल नया अध्याय खोल देती है। हाँ, बिल्कुल। सुषमा के परिवार ने उनके पति के पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। जी। इसके बाद पुलिस ने उनके पति पुनीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। और सास का क्या हुआ? सास कल्पना की तलाश अभी भी जारी है। वे फिलहाल पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। मामला दर्ज हो चुका है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वो केवल उपलब्ध जानकारियों और दोनों पक्षों के दावों पर आधारित है। बिल्कुल। हमारे सुनने वालों के लिए ये साफ होना चाहिए कि हम इस मंच से
किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। जी, हमारा काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। एकदम सही। एक तरफ वो स्थिति है जो रसोई और घरेलू नियंत्रण के विवाद की ओर इशारा करती है। हाँ। और दूसरी तरफ सुषमा के परिवार का स्पष्ट आरोप है कि यह दहेज उत्पीड़न का मामला है। जी। हम यहाँ किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बंद दरवाजे के पीछे का तनाव अचानक एक गंभीर आपराधिक मामले में बदल जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हम समझ पाएंगे कि जब इस तरह की कोई दुखद घटना होती है तो हमारी कानूनी व्यवस्था किस तरह काम करती है, ऐसे काम करती है, और परिवार उस व्यवस्था का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास वो जटिल मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो शायद उस घर की चारदीवारी में बंद थी। वो छोटे छोटे विवाद, रसोई का नियंत्रण, मानसिक तनाव और सत्ता की लड़ाई। और दूसरी तरफ है हमारा कानूनी ढांचा, यानी जो बातें घर के अंदर महसूस की जाती हैं, कानून के पास उन्हें मापने का कोई सीधा पैमाना नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। भारतीय कानून में घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कुछ विशिष्ट श्रेणियों और धाराओं में बांटा गया है। जब कोई इतना बड़ा और दुखद मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पीड़ित परिवार अक्सर उन कानूनी शब्दों और धाराओं का सहारा लेता है जो सबसे मजबूत होती हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो तनाव बुनियादी तौर पर पहचान, नियंत्रण और पीढ़ियों के टकराव का होता है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते दहेज प्रताड़ना का रूप ले लेता है? हाँ, क्योंकि कानून की किताब उसी भाषा को सबसे बेहतर ढंग से समझती है। यही बहुत बड़ा सच है जिसे समझना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि अदृश्य मानसिक प्रताड़नाओं को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। कोई अदालत ये कैसे मापेगी कि रसोई में खाना न बनाने देने से कितना मानसिक आघात पहुंचा? इसे मापा ही नहीं जा सकता। इसलिए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर उन स्थापित ढांचों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दहेज की मांग। सुषमा के परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जाना इसी स्थापित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। यह अब कानून का काम है कि वो जांच करे और साक्ष्यों के आधार पर यह तय करे कि असली सच्चाई क्या है। ये पहलू पूरी घटना को एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। जी। इसका मतलब ये है कि जब कोई रिश्ता इस हद तक टूटता है कि बात जान जाने तक पहुंच जाए, तो उसके बाद जो लड़ाई शुरू होती है वो पूरी तरह से एक कानूनी और आपराधिक लड़ाई होती है। बिल्कुल। अब ये केवल सुषमा और कल्पना के बीच रसोई का विवाद नहीं रह गया है। अब पुनीत कुमार एक आपराधिक मामले में पुलिस की हिरासत में है। कल्पना जो इस उम्र में है वो पुलिस से छिपती फिर रही है। जी। एक पूरा परिवार जो कल तक एक साथ रहता था, एक ही झटके में पूरी तरह से बिखर चुका है। ये बिखराव देखा जाए तो एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। बहुत दूर तक। ये घटना हमें इस बात पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता अपने आप में हर समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। सही कहा। एक पूर्व कामकाजी और स्वतंत्र महिला का इस तरह से अपनी जान ले लेना ये दिखाता है कि घर के भीतर के अदृश्य तनाव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे के व्यक्तिगत दायरे और स्वायत्तता का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसे टकरावों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर हम सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट दुनिया से घरेलू जीवन में बदलाव एक इंसान की पूरी पहचान को झकझोर सकता है। बिल्कुल। कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे विवाद जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, एक खतरनाक माइक्रो स्ट्रेसर में बदल जाते हैं। जी। रसोई जो सिर्फ खाना बनाने की जगह होनी चाहिए, वो कैसे नियंत्रण और सत्ता की लड़ाई का मैदान बन जाती है, जहां किसी को काम ना करने देना भी प्रताड़ना का एक रूप हो सकता है। सही बात है। और अंततः कैसे ये पूरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष एक दुखद घटना के बाद एक सख्त कानूनी प्रक्रिया और आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो जाता है। जी। ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी है कि हमें छोटी बातों को छोटा समझकर छोड़ देने की आदत बदलनी होगी। बिल्कुल बदलनी होगी। घर के भीतर संवादहीनता और भावनात्मक घुटन किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा जानलेवा हो सकती है। एकदम सही कहा आपने। और अब जब हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, एक विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में कौंध रहा है, और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी इस पर गहराई से सोचें। जी बताइए। इस पूरे संघर्ष और कानूनी कार्रवाई के बीच जहां सुषमा की जान जा चुकी है, परिवार दहेज के आरोप लगा रहा है, पति पुनीत गिरफ्तार हैं और सास कल्पना फरार हैं, जी, उस 4 साल के मासूम बच्चे का क्या होगा? ये सच में सबसे दुखद पहलू है। सोचिए, उस बच्चे के मनोविज्ञान और उसके भविष्य पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। जिसने अपनी माँ को खो दिया है। हाँ,
जिसके पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं और जिसका पूरा संसार रातों रात एक आपराधिक जांच के केंद्र में बदल गया है। जब वयस्कों के अहम, उनके विवाद और समाज के ढांचे आपस में इस तरह टकराते हैं कि पूरा परिवार टूट जाए, तो उसकी सबसे गहरी और कभी न मिटने वाली चोट हमेशा सबसे कमजोर सदस्य पर ही लगती है। बिल्कुल। एक समाज के रूप में ये शायद हमारे लिए सबसे चुभने वाला सवाल है। जी। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए दी ओपन माइक सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। घटनाओं की सतह के नीचे क्या चल रहा है, ये समझना हमेशा जरूरी होता है और हमारा यही प्रयास रहता है। अगली बार जब हम किसी नए और अहम विषय पर चर्चा करेंगे तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें और अपने घरों में संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखें। शुक्रिया।